ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन जो कि सेकेंड ईयर के लिए कौन सी ट्रेड के लिए है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ग्रुप के जितनी भी ट्रेड होती है सब में इस बार जो हमारा एग्जाम हो रहा है उसमें सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि सिलेबस अलग है लेकिन जो एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है हमारा उसमें दोनों में सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन में भी वही क्वेश्चन आ रहा है, वही क्वेश्चन फिटर में भी आ रहा है। इसीलिए मैंने 40 क्वेश्चन की सीरीज बनाई हुई है, 40 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप इसे पढ़ करके बिल्कुल आसानी से पास हो सकें। मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपको मैंने टेस्ट सीरीज दिया हुआ है इस वेबसाइट पर, उसको तो करते रहिए। 250-250 क्वेश्चन है, उससे कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ इन 40 क्वेश्चन को एकदम रट लीजिए, एकदम समझ लीजिए, घोल के पी जाइए, ठीक है, ताकि ये भूले ना। 40 क्वेश्चन में बिल्कुल भी हमें लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से इन्हें तैयार करना है। इन क्वेश्चन को आप यहाँ से इसके पीडीएफ भी मैं आपको वेबसाइट पे दे दूंगा। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका पीडीएफ मैं इसी वेबसाइट पे दे दूंगा, www.globalit.org। इस वेबसाइट से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना बिल्कुल आसानी से। प्लस वहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट दे करके अपना परफॉर्मेंस भी अच्छा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी इफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ये हमें दे रखा है और किसकी वैल्यू पूछ रहा है? ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, ए बी का मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब हमें ऐसा फार्मूला लिखना होगा जिसमें ये दोनों चीज़ें आए। तो नॉर्मल देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो क्या करें हम ऐसा, इसमें क्या जोड़े या घटाएं कि ये दोनों बराबर हो जाए? कैसे पता चलेगा? यहाँ देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमें मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता। और जबकि अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यह क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना। जबकि हमें मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? इस चीज के बराबर होता है। मतलब अगर यहाँ पे प्लस 2ab आ जाता तब हमारा काम बन जाता। तो यहाँ पे प्लस 2ab कैसे आएगा? यहाँ पे प्लस 2ab कैसे आएगा? अगर मैं इसमें प्लस 4ab जोड़ दूं, इसमें अगर मैं क्या करता हूं, इस संख्या में प्लस 4ab अलग से जोड़ देता हूं, तब क्या होगा? देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है प्लस 4ab है। 4ab में से 2ab घट जाएगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का चिन्ह लिखा जाएगा, प्लस 2ab। और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह दोनों कब बराबर होंगे? जब मैं इसमें 4ab जोड़ रहा हूं। इसका मतलब मैं इस फार्मूले में अगर प्लस 4ab जोड़ देता हूं तो दोनों एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि जब मैं अब इसको सॉल्व करूंगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, तो यह क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही आ जाएगा। मतलब मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूं, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिखूं, ये दोनों सेम टू सेम चीजें, एक ही बात है। मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाया। अब इस रूप में लिख लेंगे, दोनों एक ही बात है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 36 दिया है, लिख लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो 24 है, लिख लेते हैं, प्लस 4ab। अब इसको इधर से इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? 4ab इज इक्वल टू 36 है, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 24। आपस में घट जाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 12 आ गया। 4ab, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर गुणा इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, आपका आंसर 3 आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 3, बिल्कुल आसान है। ऑप्शन 3 हमारा सी सही हो जाएगा, 3। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, मैंने आपको बताया, हमारी वेबसाइट पे जाइए globaliti.org, वहाँ तो आपको इसका पीडीएफ मिलेगा ही,
ठीक है। साथ साथ में क्या फ़ायदा होगा, आप वहाँ पे सारे क्वेश्चन का, ये सिर्फ 40 क्वेश्चन है, वहाँ पे आप सभी 200-250 क्वेश्चन की ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी स्पीड अच्छी बनेगी। आपको globalIT.org पे जाना है, यहाँ पे आपको कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, हिंदी में लिखा होगा कोर्स वेबसाइट पे, उस कोर्स पे क्लिक करना और फिर वहाँ पे अंदर आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी और वहीं पे लिखा होगा हिंदी में वर्कशॉप कैलकुलेशन। क्या लिखा होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन। आप इस पर क्लिक कर लेना, अंदर जो है फिर जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर, फिर लिखा होगा फिटर सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो दोनों में से किसी पे भी क्लिक कीजिएगा क्योंकि दोनों में सेम चीज़ है। तो आप वहाँ पे सेकेंड ईयर वाले पे क्लिक करके अंदर आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, प्लस इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज है बिल्कुल हूबहू वैसे ही बनाया गया है जैसा आपके एग्जाम में आता है। What is the ratio between the change in dimension to its original dimension of the substrate? कह रहा है कि किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं। किसी वस्तु के आयाम, डायमेंशन, डायमेंशन मतलब आयाम कहिए या आकार कहिए, डायमेंशन का मतलब किससे, साइज से मतलब है, आकार से मतलब है कि अगर किसी वस्तु के आयाम में मतलब किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन हो और उसका मूल आयाम मतलब मूल आकार हो, तो दोनों का अनुपात क्या कहलाता है। किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन का मतलब आकार से परिवर्तन है, आकार में परिवर्तन बटे मूल आकार, आकार में परिवर्तन बटे मूल आकार, इसका जो रेशियो होता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है विकृति। क्या कहलाता है, विकृति। इसे स्मॉल ई से दिखाते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा हमारा, क्या, विकृति। इसको क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। आकार में परिवर्तन मूल आकार, ये जो विकृति होती है ना, इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता, आप देखिए, आकार है, ऊपर भी साइज है, नीचे भी मूल साइज है। मतलब पहले मान लीजिए, समझाने के लिए मैं आपको बताऊं तो विकृति हमारी अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल विकृति, मतलब जिसमें लंबाई में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई चीज़ है जिसमें हमने क्या, एक छड़ लटका रखा है, या क्या लटका हुआ है, मान लीजिए हमारी एक छड़ लटका हुआ, क्या ये छड़ है, छड़ है, ठीक। इससे अब मैं फोर्स लगाता हूँ W का, कोई द्रव्यमान लगाता हूँ, उस छड़ को खींचता हूँ। पहले मान लीजिए छड़ की लंबाई कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए पहले छड़ की लंबाई स्मॉल l थी। पहले लंबाई कितनी थी, स्मॉल l थी। जब मैंने इसे फोर्स लगा के खींचा तो छड़ की लंबाई थोड़ी बढ़ गई। छड़ की लंबाई पहले यहाँ थी, अब छड़ की लंबाई बढ़ करके यहाँ आ गई। अब छड़ इतना लंबा हो गया, भाई होगा ना। जब कोई फोर्स लगा के खींचोगे तो उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। पहले छड़ l लंबाई का था, हमने फोर्स लगा के खींचा तो इसकी लंबाई बढ़ गई। इसकी लंबाई क्या हुई, बढ़ गई। कितना बढ़ गई, तो हमने मान लिया इसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वह डेल्टा l के बराबर हुआ। डेल्टा l ये परिवर्तन हो गया। पहले l लंबाई का था, अब डेल्टा l लंबाई के बराबर ये बढ़ गया। तो इन दोनों का ही अनुपात, विकृति क्या होती है, आकार में परिवर्तन, कि हमारे लंबाई में जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा तो लंबाई में देखा जाता है कि हमारी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, तो डेल्टा l बढ़ गया ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो इसकी लंबाई कितनी थी, 10 थी, और हमने इस पर 20 kg का फोर्स लगाया तो ये लंबाई 10 से बढ़ करके कितनी हो गई, टोटल 12 mm हो गई। मतलब कितना बढ़ गया, 2 mm में बढ़ गया। तो पूछा जाए कि छड़ में आकार में मतलब लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, 2 mm का हुआ, तो वही हमने माना यहाँ पर क्या कि मान लो डेल्टा l परिवर्तन हो गया। तो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा l बटे मूल आकार, मूल आकार कितना था, तो l था, मतलब 10 था या l कह लीजिए, तो l। तो लंबाई में परिवर्तन या डेल्टा l जो होता है, यही दोनों का अनुपात क्या होता है, विकृति होती है। दोनों क्या लंबाई ही है। मान लीजिए लंबाई क्या थी, 10 सेंटीमीटर थी पहले, बाद में सॉरी mm में लेते हैं, पहले 10 mm थी, बाद में 2 mm और बढ़ गई, तो टोटल 12 mm हो गया। ठीक है, थोड़ा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, इस वजह से वीडियो यहाँ पे थोड़ी सी रुक गई। दोबारा मैंने उसका चार्जर अभी कनेक्ट कराया है। तो यहाँ पे क्या था हमारा कि जो लंबाई में आकार में परिवर्तन, मैंने बताया कि जो लंबाई में इसकी परिवर्तन हुआ और जो उसकी प्रारंभिक लंबाई थी, जो मूल लंबाई थी, उन्हीं दोनों का जो अनुपात होता है विकृति होती है। इसका मात्रक क्यों नहीं होता, तो आप देख रहे हो कि यह क्या है भाई, मूल लंबाई क्या है, देखें तो मूल लंबाई इसकी 10 mm है, मतलब l का मान 10 mm था। परिवर्तन कितना हुआ, 2 mm का हुआ। दोनों का मात्रक सेम है, नीचे भी mm ऊपर भी mm, दोनों मात्रक कट जाते हैं, इसीलिए विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है।
तो यह विकृति होगी। स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है, तो जब किसी वस्तु पे संपीड़न बल मतलब दबाव बल लगे या खिंचाव बल, टेंशन बल, तनाव बल लगे, दोनों स्थिति में उस वस्तु के अंदर एक विरोध करने वाला बल होता है, उसी को प्रतिबल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। इसको भी देख लेते हैं। प्रतिबल को जो है हम स्मॉल p के द्वारा दिखाते हैं, इज इक्वल टू F/A। ये फार्मूला होता है कि एकांक क्षेत्रफल पे जो बल काम करता है वो प्रतिबल के बराबर होता है। प्रतिबल को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल p से, जबकि विकृति को स्मॉल e से। ये होता क्या है, मान लीजिए यह कोई वस्तु है, इस पर मैं टेंशन फोर्स लगा रहा हूँ। टेंशन फोर्स समझ रहे, खिंचाव बल, F बल इधर भी लगाया और F इधर भी लगाया। जब इससे मैंने खिंचाव बल, जब इसको खींचा तो कोई वस्तु टूट क्यों नहीं रही है, इधर से भी इधर, मान लो मैं इसको दोनों साइड से खींच रहा हूँ तो ये वस्तु फिर भी बीच में आपस में जुड़ी हुई है, टूट क्यों नहीं रही है, क्यों, क्योंकि जितना फोर्स मैं लगा रहा हूँ उतना इसके विपरीत, मतलब जब मैं इसको इधर को खींच रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ बल होगा जो इसको किधर को खींचेगा, जब इधर को मैं खींच रहा हूँ तो इसको इधर को खींचेगा, और जब इधर का फोर्स लगेगा तो वो वाला इसको इधर को खींचेगा। तो ये अंदर जो बल उत्पन्न हो रहा है, इसका जो विरोध कर रहा है, वही क्या होता है, वही जो अंदर बल उत्पन्न होता है, इसी को बोलते हैं प्रतिबल। यही हमारा स्ट्रेस होता है, प्रतिबल होता है। जब बाहरी बल, सिंपल आप समझिए, जब बाहरी बल के द्वारा इसको प्रदान किया जा रहा है तो इसके अंदर एक बल उत्पन्न हो जा रहा है, उसका विरोध करने के लिए, उसी को प्रतिबल कहते हैं। जैसे ह्यूमन में भी, हमारे अंदर भी वही होता है, जब हम बाहरी फोर्सेस मतलब बाहरी समस्याओं से परेशान होते हैं तो हमारे दिमाग में अंदर एक बल उत्पन्न हो जाता है, वही स्ट्रेस होता है ना कि दिमाग बहुत स्ट्रेस में है, आज आप परेशान हो जाते हो अपने आप। जब बाहरी फोर्सेज मतलब बाहरी जो वातावरण है, बाहरी क्रियाओं से आप परेशान हो जाते हो तो आपके दिमाग में एक अलग सी हलचल उत्पन्न हो जाती है, आप काफ़ी परेशान हो जाते हो और कहते हो कि क्या, मेरा दिमाग स्ट्रेस में है। स्ट्रेस क्यों उत्पन्न हुआ, बाहरी तत्वों की वजह से। वही चीज़ यहाँ पे भी है, यह वस्तु है, जो वस्तु पे फोर्स लगाया जाएगा, जब इस पर तनाव बल लगाएंगे, जब इसको खींचेंगे तो यह यहाँ से टूटना चाहेगी, पर यह क्या होगा, जितना हम फोर्स इस पर खींचेंगे दोनों साइड तो यह वस्तु अंदर को इस पर एक बल लगेगा, और यह अंदर जो बाहरी बल का विरोध करेगा, कि अंदर बल उत्पन्न हो जाता है तो बाहरी बल का विरोध करने लगता है, और इसी बल को प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, पॉइजन रेशियो है हमारा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी देख लेते हैं। सुरक्षा गुणांक, किसी भी वस्तु पर जो हमारा बल काम करता है, किसी भी वस्तु पर जब हमारा बल काम करता है तो उस पर क्या अल्टीमेट स्टेट होता है, क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब अधिकतम प्रतिबल बटे अल्टीमेट स्ट्रेस, जो अधिकतम प्रतिबल काम किया, और वर्किंग स्ट्रेस, कार्यकारी प्रतिबल। या फिर अल्टीमेट फोर्स कह लीजिए। अधिकतम प्रतिबल या अधिकतम बल और कार्यकारी बल का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, सुरक्षा गुणांक होता है। ठीक है, ठीक है, आगे हम बात करेंगे। ये जो पॉइजन रेशियो, इसलिए मैंने इसको पहले नहीं बताया क्योंकि थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिएगा, ये समझ में आया होगा आप लोग को, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या, सुरक्षा गुणांक क्या। पॉइजन रेशियो क्या होता है, दरअसल पॉइजन रेशियो जो होता है हमारा, इसको हम डिनोट करते हैं 1/m से, या कहीं कहीं पे m से भी दिखाया जाता है। जनरली 1/m से हम पॉइजन रेशियो को दिखाते हैं। पॉइजन रेशियो बराबर होता है हमारा ठीक है, बराबर होगा 500 विकृति, 500 विकृति, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लेटरल स्ट्रेन। अभी मैं समझाऊंगा ये चीज़ क्या है, बटे अनुदैर्ध्य विकृति, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इन्हीं दोनों का जो अनुपात है, 500 पॉइजन रेशियो को हम किससे दिखाते हैं, 1/m से दिखाते हैं। तो 1/m बराबर भी आप ये चीज़ कह सकते हैं, 1/m
m इज इक्वल टू या पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू पास ऑफ विकृति और अंदर, मतलब लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो अनुपात होता है वही होता है पॉइजन रेशियो। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। पार्श्व विकृति क्या है? अनुदैर्ध्य विकृति तो अभी मैंने आपको दिखाया वही चीज थी। अनुदैर्ध्य विकृति मतलब लॉन्गिट्यूडनल, मतलब जब लंबाई में परिवर्तन हो। अभी जो मैंने आपको दिखाया था कि मान लीजिए यहाँ पे कोई छड़ लटकी हुई है और छड़ पे हमने क्या किया था, छड़ की प्रारंभिक लंबाई L थी। लंबाई कितनी थी इस छड़ की? इस छड़ की जो लंबाई थी वह L थी। इस पे हमने लोड लगाया था W, तो इस छड़ की लंबाई बढ़ गई थी। छड़ की क्या हुई थी? लंबाई बढ़ गई थी और वो लंबाई कितनी बढ़ी थी? डेल्टा L बढ़ गई थी। तो जो लंबाई में परिवर्तन हुआ था और प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात था वही हमारा था विकृति, या इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, क्योंकि इस लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। जब लंबाई में परिवर्तन होता है तो लॉन्गिट्यूडनल विकृति या अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। जब आयतन में परिवर्तन होता है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाता है। ठीक है। कर्तन विकृति भी होता है, जहाँ पे कोई चीज़ टूटता है, परिवर्तन हो रहा है, टूट रहा हो, जहाँ पे शियर होता है, कर्तन होता है, तो वहाँ कर्तन विकृति हो जाता है। तो ये मैंने जो आपको दिखाया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। अब पार्श्व स्ट्रेन क्या है, लेटरल स्ट्रेन क्या है, ये नई चीज है। ये लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? अंदर विकृति तो समझ में आया, जो लंबाई में परिवर्तन हुआ, प्रारंभिक लंबाई जो थी, लंबाई में जो परिवर्तन हुआ उसका जो अनुपात था वही हमारा क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। लंबाई में जो परिवर्तन हुआ और प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात था यही है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या इसी के बराबर आप कह सकते हैं डेल्टा L अपन L, ये लंबाई वाला है। 500 वाला क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात है। हमने तो ये एज्यूम कर लिया कि जब मैं यहाँ पे फोर्स लगाया तो छड़ की लंबाई बढ़ गई, लेकिन ध्यान से सोचिएगा कि जब छड़ की लंबाई बढ़ेगी तो इसका डायामीटर भी तो कम होगा। सिंपल सी बात है ना, उसको तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया कि भाई जब छड़ की लंबाई बढ़ेगी, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, उसके छड़ की लंबाई में परिवर्तन हुआ, तो जब छड़ की लंबाई में परिवर्तन होगा मतलब जब छड़ की लंबाई बढ़ेगी तो उसका डायमीटर क्या होगा? कम होगा। सीधी सी बात है ना। और अगर यही मैं उल्टा करूँ, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगाऊं तो छड़ की लंबाई घटेगी, तब भी वही होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही होगा। प्रारंभिक लंबाई बटे कितना कम हुआ, मतलब लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तब भी वही होगा। लेकिन जब मैं कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा तो छड़ की लंबाई कम होगी। जब छड़ की लंबाई कम होगी तो डायमीटर क्या होगा? बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है ना। जब लंबाई बढ़ेगी तो डायमीटर कम होगा और जब लंबाई घटेगी तो डायमीटर बढ़ेगा। मतलब एक और विकृति हो रही है बिना फोर्स लगाए। इस विकृति को हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मतलब यह विकृति तो हमें दिख रही है जो परिवर्तन हो रहा है कि हमने इधर फोर्स लगाया और इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया, जिधर फोर्स लगाया उधर ही लंबाई में परिवर्तन हो गया। लेकिन जब लंबाई में परिवर्तन हुआ तो इसके व्यास में भी परिवर्तन हुआ, छड़ के डायमीटर में भी परिवर्तन हुआ, डायमीटर भी कम हुआ। और वो कैसे कम हुआ? बिना फोर्स लगाए। वहाँ पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया था, हमने लंबाई के लिए फोर्स लगाया था, लेकिन उसका डाया भी कम हो गया। तो जो डायमीटर कम हुआ वह हमारी लगाए गए फोर्स के लंबवत, आप कह सकते हैं भाई जो हमारी ये विकृति हो रही है इसके लंबवत एक अलग विकृति हो रही है। यह विकृति ऐसे ऐसे हो रही थी और यह विकृति ऐसे ऐसे हो रही है। व्यास कम होगा ज़्यादा होगा, तो इस विकृति के लंबवत जो विकृति काम करती है उसी को पार्श्व विकृति कहते हैं। कह लीजिए इस तरह से इसके पीछे जो काम चल रहा था, हम आगे वाले ध्यान दे रहे थे, पीछे देख रहे थे कि एक और घटना हो रही है। तो जो दूसरी घटना हो रही है तो इसमें कह सकते हैं आप कि इसके प्रारंभिक डायमीटर क्या था, मान लीजिए D था, उसका बाद में कम होकर कितना हो गया, कितना कम हुआ, तो मान लेते हैं कि इसका डायमीटर कितना कम हो गया, इतना कम हो गया। कितना कम हुआ है साइड वाला निकालेंगे तो हम कह लेंगे कि डायमीटर इसका डेल्टा D कम हो गया। तो पार्श्व विकृति पार्श्व विकृति बराबर क्या हो जाएगा? पार्श्व विकृति बराबर आपका हो जाएगा प्रारंभिक परिवर्तन व्यास में डेल्टा D और प्रारंभिक वो। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं डेल्टा D/D। तो ये फार्मूला है हमारा। पार्श्व विकृति क्या होता है? जो इसके व्यास में, मतलब इसके जो पीछे जो हमारा चल रहा था, मतलब हमारे अब विकृति के लंबवत जो दूसरी विकृति चल रही थी उसको ही हम पार्श्व विकृति कहते हैं, लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। तो ये हमारा पॉइजन रेशियो। ठीक है, इन सब फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है उच्चतम प्रतिबल से कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको बताया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक। फैक्टर ऑफ सेफ्टी सुरक्षा गुणांक जो था वह क्या था? अल्टीमेट स्ट्रेस को ही अधिकतम प्रतिबल बोलते हैं। अल्टीमेट
स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो उच्चतम प्रतिबल मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस और कार्यकारी प्रतिबल मतलब वर्किंग स्ट्रेस, इन दोनों का अनुपात क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, सुरक्षा गुणांक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसकी सर नीचे खींचिए थोड़ा सा नीचे। ठीक है, यहाँ पे बल्क मॉडुलस, बल्क मापांक क्या है, या फिर यंग मॉडुलस, यंग मापांक और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे दृढ़ता मापांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दृढ़ता मापांक, या फिर इसको कर्तन मापांक भी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम देखेंगे। जो हमारा बल्क मॉडुलस है, ठीक है, इसको हम दिखाते हैं के से, किससे प्रदर्शित करते हैं, के से। इसे आयतन मापांक भी कहते हैं। बल्क मॉडुलस को क्या कहते हैं, आयतन मापांक। यंग मॉडुलस को यंग मापांक या फिर प्रत्यास्था गुणांक भी कहते हैं। मतलब इसको हम दिखाते हैं कैपिटल ई से। ठीक है, इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है हमारा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रत्यास्था गुणांक। दोनों इसी का नाम है। यंग मापांक कहिए, यंग मॉडुलस या यंग मापांक कहिए, इसे दिखाते हैं, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था गुणांक कहिए। फैक्टर्स आपको पता चली गया। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या दृढ़ता मापांक कहते हैं, या कर्तन मापांक भी बोला जाता है। इसे जो है जनरली कैपिटल जी से दिखाते हैं, या फिर कहीं कहीं पे कैपिटल सी से भी दिखाया जाता है, जी या सी से। ठीक है, इनका फार्मूला देख लेते हैं। पहले बात करेंगे यंग मापांक की। तो यंग मापांक जो होता है हमारा कैपिटल ई से दिखाते हैं, यह सीधा प्रतिबल, मतलब जो हमारा नॉर्मल प्रतिबल होता है कैपिटल पी और नॉर्मल विकृति स्मॉल ई, मैंने बताया था प्रतिबल और विकृति। तो प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है, जो नॉर्मल प्रतिबल होता है और जो विकृति होती है, उसका अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, यंग मॉडुलस कहलाता है, या मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी कहलाती है। और वहीं बात करें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, दृढ़ता मापांक या कर्तन, शियर स्ट्रेस आ रहा है ना, कर्तन मापांक, कर्तन मापांक मतलब जहां पे काटने की बात हो रही हो। तो कर्तन मापांक में क्या होता है, तो कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति के अनुपात को कर्तन मापांक कहते हैं। मतलब G इज इक्वल टू क्यू अपॉन फाइव। क्यू जो होता है हमारा प्रतिबल ही है, लेकिन कौन सा प्रतिबल है, कर्तन प्रतिबल है। कौन सा प्रतिबल है, कर्तन प्रतिबल। और फाइव भी हमारी विकृति है, लेकिन कौन सी विकृति है, कर्तन विकृति है। आई बात समझ में? जब नॉर्मल प्रतिबल और नॉर्मल, ये भी प्रतिबल और विकृति का ही अनुपात है, लेकिन कौन से वाले प्रतिबल का, कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति। जब कर्तन प्रतिबल कर्तन विकृति का अनुपात होगा तो वो कर्तन मापांक कहलाएगा, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाएगा, दृढ़ता मापांक कहलाएगा। तीनों एक ही नाम है। और अगर नॉर्मल वाला होगा तो उसी को प्रत्यास्था गुणांक या यंग मापांक कहते हैं। कर्तन प्रतिबल क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई बॉक्स टाइप का है, ये हमारा कोई घन है, ठीक है। अब इसके सरफेस पे फोर्स लगाया जाए। नीचे वाली जो सरफेस है इसको फिक्स कर देते हैं, जो नीचे वाली सरफेस है इसको फिक्स करते हैं, और इस पे इधर फोर्स काम कर रहा है, और ऊपर वाली सरफेस पे इधर को फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, जब फोर्स काम करेगा तो यहाँ पे प्रतिबल उत्पन्न होगा। इधर जब फोर्स खींचेंगे तो इसके विपरीत दिशा में एक प्रतिबल उत्पन्न होगा। वैसे जब इधर फोर्स खींचेगा तो इसके विपरीत दिशा में भी प्रतिबल उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल आपको समझाना चाहूँ कि मान जब सामने दिखेंगे तो कुछ इस टाइप से बॉक्स दिख रहा है, नीचे वाली सरफेस को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। यह खींच के, यह नीचे वाला फिक्स है, ऊपर वाला फिक्स नहीं है। अब इधर जब इसमें फोर्स काम कर रहा है, यह फोर्स काम कर रहा है, तो भाई यह फिक्स है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऊपर भी हमारा इधर जब यह फोर्स काम करेगा तो ये वस्तु क्या होती है, कई लेयर में होती है। वस्तु क्या होती है, कई लेयर में बनी होती है। तो इसकी लेयर क्या होगी, थोड़ी खिसक जाएगी। मान लीजिए यह A B C D था,
जब यहाँ पे फोर्स खींचेगा तो ये वाला हिस्सा, क्योंकि नीचे वाला फिक्स है तब तो ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा खिसक करके टूट करके आगे हो जाएगा, ये वाला भी थोड़ा आगे हो जाएगा। तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी, ए से मान लीजिए ए डैश, बी से मान लीजिए बी डैश। तो अभी इसकी नई आकृति बन जाएगी, थोड़ी आगे की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कट करके आगे निकल गया। तो जब हम फोर्स लगाएं और हमारी वस्तु खिसक करके थोड़ी आगे चली जाए, थोड़ी सी कट करके आगे निकल जाए, तो यहाँ पे जो प्रतिबल उत्पन्न हुआ वह कौन सा प्रतिबल था, शियर प्रतिबल, कह लीजिए शियर स्ट्रेस, कर्तन प्रतिबल, जो कि इसको काट दिया। तो वही शियर स्ट्रेस होता है, उस कर्तन प्रतिबल को स्मॉल क्यू से दिखाते हैं और नॉर्मल प्रतिबल को स्मॉल पी से। तो कर्तन प्रतिबल को स्मॉल क्यू से दिखाया जाता है, वही कर्तन प्रतिबल है। कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति को फाई से दिखाते हैं। कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति का जो अनुपात होता है वही होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और लास्ट जो है हमारा बल्क मापांक। बल्क मापांक को आयतन मापांक भी कहते हैं, इसे के से दिखाते हैं, नाम से पता चल रहा है। इसमें जो होता है सीधा प्रतिबल, मतलब जो नॉर्मल प्रतिबल होता है हमारा पी अपान आयतन विकृति, इसीलिए मैंने ई के साथ भी लिख दिया। नॉर्मल विकृति नहीं है, प्रतिबल तो नॉर्मल वाला ही है, लेकिन जो विकृति है वह कौन सी है, आयतन विकृति है, मतलब किसी चीज के आयतन में जो विकृति होगी उसका अनुपात। तो प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात जो होता है बल्क मॉडुलस होता है या आयतन मापांक होता है। ठीक है, आयतन विकृति का मतलब जब उसके पूरे आयतन में ही परिवर्तन हो जाए। जब यह नॉर्मल था, जब इसके चारों तरफ फोर्स लगे, इधर भी फोर्स लगे, इधर भी फोर्स लगे, इधर भी फोर्स लगे, इधर भी, जब हर तरफ फोर्स लगेगा तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में परिवर्तन होगा। जब वो परिवर्तन होगा तो मूल आकार और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूरा में परिवर्तन हुआ, मतलब पूरा आयतन में ही परिवर्तन आ गया। तो आयतन में परिवर्तन और मूल आयतन का जो अनुपात होता है वही आयतन विकृति होती है, जिसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है। ऊष्मा उपचार, ठीक है, ऊष्मा उपचार मतलब किसी भी चीज का उपचार करना, दवा करना, किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा। जिससे आपका भी ट्रीटमेंट होता है, उपचार होता है दवाओं के द्वारा। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है ना, कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब दवा के द्वारा उपचार चल रहा है। पर वहीं पे जब हमारी बात आती है, आदमी की बात हो गई मेडिकल के द्वारा, कोई लोहा हो गया, लोहा समझ रहे हैं ना, मेटल वगैरह हो गए, उनके गुणों में परिवर्तन करना है, किसी मेटल के गुण में परिवर्तन करना है, उसके प्रॉपर्टीज को बदलना है, तब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए वो ट्रीटमेंट कौन सा होता है, हीट ट्रीटमेंट होता है, ऊष्मा उपचार होता है। मतलब उसको ऊष्मा दे करके हम उसके गुणों को, उसके संरचना को बदलते हैं। ऊष्मा के द्वारा गुणों को और उसके संरचना को बदला जाता है, तो वही हीट ट्रीटमेंट होता है। तो वही कह रहा है कि हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया क्या है, संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया ना हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, किसी भी मेटल के संरचना और उसके गुण को बदलने के लिए क्या किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब हम उसे ऊष्मा देते हैं, वो गर्म होता है, फिर उसे ठंडा करते हैं, कूलिंग प्रक्रिया। उसके गर्म और ठंडा करने के कारण ही उसके गुणों में परिवर्तन आता है, वही हमारा हीट ट्रीटमेंट होता है। तो किसी भी मेटल को गर्म करके ठंडा करना और उसके गुणों में परिवर्तन करना ही हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बाकी आप लोग जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हमारा फेसबुक ग्रुप भी है ग्लोबल IT यूथ के नाम से, आप लोग हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन एक बार आप चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी जुड़ सकें। अगला है व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है, ऊष्मा उपचार कैसे किया जाता है। हीटिंग करते हैं, कूलिंग करते हैं, क्वेंचिंग करते हैं। क्वेंचिंग, कूलिंग और हीटिंग। हीटिंग, सोकिंग और क्वेंचिंग। सोकिंग, क्वेंचिंग और कूलिंग। क्वेंचिंग कूलिंग थोड़ा लगभग सेमी टाइप हो जा रहा। जो ऑप्शन थर्ड है हीटिंग, सोकिंग और क्वेंचिंग, ये चीज होता है। क्या होता है हीटिंग, हीटिंग का मतलब पहले हम मेटल को गर्म करेंगे। ऊष्मा उपचार करते समय क्या करते हैं, पहले मेटल को गर्म करते हैं। सोकिंग, सोकिंग का मतलब वो सोखना एक तरह से, वो मेटल क्या करेगा, उष्मा को सोखेगा। कब तक, जब तक इस पूरा टेम्परेचर एक समान ना हो जाए। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए ये मेटल है, अगर इधर से मैं इस पर हीट दे रहा हूँ नीचे की साइड से, तो भाई पूरा मोटा मेटल है ना, जितना इसका नीचे वाला हिस्सा गर्म होगा क्या उतना ही हिस्सा इसका बीच वाला भी सेम टू सेम गर्म होगा। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा गर्म होगा, पहले इसे उष्मा मिले, फिर धीरे धीरे उष्मा आगे बढ़ रही है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस
पे हमें इसे गर्म करना है। जो 100 डिग्री सेल्सियस पे मेटल पहुंचता है तो ऐसा नहीं है कि नीचे वाला हिस्सा 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा हम तुरंत हटा ले कि हमारा मेटल गर्म होगा, नहीं, क्योंकि जब नीचे 100 पहुंचेगा तो ऊपर वाला हिस्सा हो सकता है 99 या 98 हो, क्योंकि धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ती है ना। तो हम क्या करेंगे, जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो 5 मिनट के लिए हम उसे 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रखेंगे, जिससे कि संपूर्ण वस्तु का, संपूर्ण भाग का टेम्परेचर समान हो सके। तो उस समय क्या करता है, जब 5 मिनट के लिए उसी टेम्परेचर पे रखते हैं तो यह वस्तु उस उष्मा को सोखती है, उसी को सोकिंग बोलते हैं। सोकिंग का मतलब क्या, उस वस्तु के संपूर्ण बॉडी का टेम्परेचर एक समान होने के लिए वो उष्मा को सोखती है, तो वही होता है सोकिंग। और क्वेंचिंग का मतलब होता है कि कोई बर्तन होगा, उसमें पानी रखा गया होगा, उसमें हम उसे डुबा करके ठंडा करेंगे, क्वेंचिंग टैंक बोलते हैं, मतलब पानी का टैंक होता है, ठीक है। क्वेंचिंग का मतलब वस्तु को पानी में डुबो करके ठंडा करना, तो वह क्वेंचिंग होता है। तो फिर हमें हीट ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हीट करते हैं, जब वो गर्म होता है तो फिर सोकिंग करते हैं, मतलब कुछ समय के लिए उसे रखते हैं जिससे कि संपूर्ण बॉडी का टेम्परेचर एक समान हो जाए, वो उष्मा को सोख सके। उसके बाद उसे क्वेंचिंग करते हैं, मतलब उसे ठंडा कर देते हैं। ये हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए प्रॉफिट, लाभ क्या है। बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझिएगा। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग जानते होंगे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिस दाम पर वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बेचते हैं। सेलिंग प्राइस, जिस पर बेचा जाता है, उस सेलिंग प्राइस को ही विक्रय मूल्य कहते हैं। कास्ट प्राइस मतलब जिस पर खरीदा जाता है। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु बेचते हैं, तो ये चीज है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो अब यहां ध्यान से देखिए, लाभ कब होगा भाई, हमने जिस मूल्य पर बेचा और जिस मूल्य पर खरीदा। बेचेंगे जब भी तो ज्यादा दाम पर बेचेंगे ना, कोई वस्तु 100 की खरीदेंगे तो 110 पर बेचेंगे ताकि हमें लाभ हो सके। अगर मान लीजिए कोई वस्तु में कितना, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य 110 पर बेचा, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य 100 रुपये में खरीदा। कोई वस्तु हमने खरीदा, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य, कितने में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा। विक्रय मूल्य मतलब बेच दिया, कितने में, 110 रुपये में। कोई पूछे कि नहीं कितना लाभ हुआ आपको, तो आप कहेंगे 10 रुपये का लाभ हुआ। कैसे पता चला, आपने 110 में से 100 को घटा दिया तो आपको पता चल गया कि 110 में से 100 गया तो हमें 10 मिला, मतलब 10 रुपये का लाभ हुआ। तो 110 क्या था, विक्रय मूल्य था। क्या था, विक्रय मूल्य था। और 100 क्या था, क्रय मूल्य था। मतलब बेचे गए मूल्य में से खरीदे गए मूल्य को हमने घटा दिया तो हमें लाभ का पता चल गया। तो यहाँ भी होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, वही क्या होगा, लाभ होगा। तो मतलब ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हानि के लिए भी सेम यही फार्मूला यूज करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बस क्या होगा, तब मान माइनस में आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हानि है, ठीक है। आगे चलते, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। ये मत सोचिएगा कि काफी आसान क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाते हैं आप लोग जानते होंगे। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज को हम एसआई से दिखाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, मूलधन को हम पी से दिखाते हैं, ठीक है, और दर को हम आर से दिखाते हैं, समय को हम एन से प्रदर्शित करते हैं इंटू 100। समय मतलब वही साल हो गया, साधारण ब्याज में साल को कि 1 साल 2 साल का समय, कितने समय, तो उसे एन से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, एन। अगर ये मूलधन की बात करता तो पी से दिखाते हैं, दर की बात करता तो आर से दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कितना मिश्र धन प्राप्त होगा यदि 5000 जमा किया गया और उस पर मिलने वाला साधारण ब्याज 500 रुपये है। 5000 आपने जमा किया और उस पर आपको ब्याज कितना मिला, 500 रुपये मिला, तो मिश्र धन कितना होगा।
तो मिश्र धन होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक होता है मूलधन। मूलधन मतलब जो हमने बैंक में जमा किया, मान लीजिए वो मूलधन हो गया। उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, वो ब्याज हो गया। मान लीजिए हमने भाई बैंक में 5,000 जमा किया, तो ये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया कि मैंने अपना मूलधन मतलब मेन धन जो था कितना जमा किया था 5,000, पर अकाउंट में मेरे पता चला 5500 हो गया है। तो इसका मतलब 5500 कैसे हुआ, उस 5,000 पे 500 रुपये ब्याज मिल गया। उस 5,000 पे 500 रुपये ब्याज मिल गया। मिश्र धन क्या होगा, इस 5500 को, जो 500 था या क्या है हमारा ब्याज है। मिश्र धन का मतलब हो गया जो मूलधन और ब्याज को मिला दिया जाए। मिश्र मतलब क्या, मिक्स है। मिश्र मतलब मिक्स है जो। तो जो मूलधन है हमारा, ये मूलधन है और ये हमारा ब्याज है। मूलधन और ब्याज को आपस में मिला दें, तो जो मूलधन और ब्याज जो आपस में मिक्स हो उसी को क्या बोलेंगे, मिश्र धन बोलेंगे। मिश्र धन कितना आ जाएगा, 5500 आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से निकाल सकते हैं। फार्मूला भी होता है ना, मिश्र धन को हम ए से दिखाते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो भाई मूलधन कितना था, 5,000 था, साधारण ब्याज 500 था, दोनों जोड़ देंगे 5500 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है, ये दिया हुआ हमारा। उस पुस्तिका का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट, द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड। ठीक है, कि जिसमें हम क्या करते हैं, विभिन्न अलग अलग दर को संकेत करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उस बुक को क्या कहते हैं, कोई एक बुक होगी जिसमें सूची बनाया गया होगा और उसमें सबका दर अलग प्रदर्शित किया जा रहा होगा, तो वह होता है प्राइस कैटेलॉग, जिसे मूल्य सूची कहते हैं। ठीक है, प्राइस टैग क्या होता है, प्राइस टैग तो वस्तु के साथ लगा होता है ना, हर एक वस्तु पे टैग लगा दिया जाता है और उसका प्राइस लिख दिया जाता है, तो प्राइस टैग होगा। लेकिन यह कह रहा है कि वह उस बुक का क्या नाम है, जिस बुक में सभी वस्तु का दर अलग अलग दर्शाया गया होगा, तो वह क्या होगा, मतलब उस बुक में हम सूची बनाते हैं और सबका अलग अलग रेट दर्शाया गया होता है, उससे उस बुक को मूल्य सूची कहते हैं, प्राइस कैटेलॉग कहते हैं। ठीक है, अगला है एक कम अनुमान क्या है, अंडर एस्टिमेट। ध्यान दीजिएगा, अंडर एस्टिमेट होता है, ओवर एस्टिमेट होता है। जैसे आप कोई काम करने जाते हो तो आप उसका एस्टिमेट बनाते हो ना, एस्टिमेट बनाते हो कि कितना लगेगा, एक अनुमान लगाते हो कि भाई इसमें कितना खर्च हो जाएगा। तो दो टाइप का एस्टिमेट होता है, एक अंडर एस्टिमेट कहलाता है, एक ओवर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट कब कहलाएगा, अंडर एस्टिमेट मतलब कम अनुमान। आपका अनुमान कब होगा, जब वो हमारा क्या हो, वास्तविक से कम पड़ जाए। मान लीजिए हमने कोई काम करना, अनुमान लगाया कि यहाँ 6,000 रुपये खर्च होगा। हमने क्या अनुमान लगाया, यहाँ 6,000 रुपये खर्च होगा, पर पता चला हमारा खर्च कितना हुआ, 5500 भी खर्च हुआ। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, जो हमारा अनुमान है वो वास्तविक अनुमान से क्या है, कम है ना। जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो तो अंडर एस्टिमेट, कि भाई हमारा एस्टिमेट के अंदर ही आ गया। जब अनुमान क्या हो, वास्तविक अनुमान से कम है, वास्तविक अनुमान 6,000 होना चाहिए पर हमारा जो अनुमान है वो क्या हो, उससे कम पड़ जाए। सॉरी, यहाँ उल्टा हो गया थोड़ा सा, समझिएगा ध्यान से। अंडर एस्टिमेट की बात कर रहा है कि जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो जाए। हमारा अनुमान क्या हो जाए, वास्तविक में खर्च होना था 6,000। मान लीजिए कोई चीज हमें बनाने के लिए खर्च कितना होना था, 6,000 खर्च होना था, खर्च हुआ 6,000 एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन हमने अनुमान लगाया था क्या, 5500 ही। हमने अनुमान लगाया था कि 5500 में हमारा काम हो जाएगा, लेकिन खर्च हो गया 6,000, तो हमारा अनुमान क्या हो गया, वास्तविक अनुमान से कम हो गया ना। हमने सोचा था कि 5500 में काम बन जाएगा, लेकिन खर्च हो गया 6,000। वास्तविक खर्च 6,000 है और हमारा अनुमान 5500 था, मतलब अनुमान वास्तविक से कम हो गया। तब वो होगा अंडर एस्टिमेट, कि हम जो एस्टिमेट सही नहीं बना पाए, अंडर एस्टिमेट रह गया। ओवर एस्टिमेट कब होगा, ओवर एस्टिमेट तब होगा जब अनुमान वास्तविक अनुमान से अधिक हो जाए। ठीक है, अब अनुमान क्या होगा, वास्तविक से अधिक हो जाएगा, तब हमारा होगा ओवर एस्टिमेट। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अगर
कम अनुमान की बात करेगा तो जब अनुमान वास्तविक से कम हो, अधिक की बात करेगा तो जब हमारा अनुमान वास्तविक से अधिक हो जाए तो ओवर एस्टिमेट होगा, अधिक अनुमान होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए और ध्यान से इनको देख लीजिएगा एक बार, जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, जो लोग यूज करते होंगे इंस्टाग्राम, तो आप उसमें सर्च कर लीजिएगा ग्लोबल ITI अभी। इस आईडी पे मैं वहाँ आपको मिल जाऊँगा, तो आप लोग इस आईडी को इंस्टाग्राम में सर्च करके मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी आगे के जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।